तो क्वेश्चन है कि एक 10 केजी का ब्लॉक है जिसमें नीचे 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है और ये इंक्लाइन प्लेन 37 डिग्री दे रखा है, म्यू 3/4 दे रखा है। तो आपको बताना है कि ब्लॉक पर लगने वाला फ्रिक्शन क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स क्या लगेगा और थर्ड क्वेश्चन एक्सेलरेशन क्या होगा। करिए। तो सबसे पहले हमें एफबीडी बनाना पड़ेगा। हमेशा की तरह हमने एफबीडी बनाया। ये 10 केजी का ब्लॉक है, 37 डिग्री का इंक्लाइन है। नीचे लगेगा mg sin 30, तो मैंने mg sin 30 की वैल्यू निकाली, वो आया 60 न्यूटन। पीछे की साइड फ्रिक्शन 30 न्यूटन लग ही रहा है। फ्रिक्शन नहीं, सॉरी फोर्स। ये जो फोर्स हमने लगाया है ना F 30 न्यूटन पीछे की तरफ, वो मैंने ये लगा दिया एफबीडी में F 30 न्यूटन। अब बारी है फ्रिक्शन की। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि टेंडेंसी किधर इधर मूव करने की ब्लॉक की। देखो तो ब्लॉक पर नीचे की साइड कितना लग रहा है 60 और ऊपर की साइड कितना लग रहा है 30। तो ऑब्वियस है इस ब्लॉक की टेंडेंसी किधर है मूव करने की, नीचे की तरफ है। देखो ध्यान से भाई, mg sin थीटा नीचे लगेगा, 30 ऊपर लगेगा। तो ब्लॉक की टेंडेंसी किधर होगी मूव करने की, नीचे की तरफ होगी ना। नीचे 60 है, ऊपर 30 है। इसका मतलब जो फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। अब कितना लगेगा फ्रिक्शन, वो कोई नहीं बता सकता बिना सॉल्व किए। डायरेक्टली हम नहीं बता सकते कि फ्रिक्शन कितना लगेगा, काइनेटिक लगेगा, स्टैटिक लगेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ती है। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस तो यहाँ पे 3/4 ही दे रखा है, मतलब बराबर ही दे रखा है म्यू एस और म्यू के। और नॉर्मल हो जाएगा यहाँ पे एम जी कॉस थीटा, हमेशा की तरह, है ना भाई। नॉर्मल ऊपर और एम जी कॉस का नीचे, तो एम जी कॉस 37 4/5, तो ये हो गया 80 न्यूटन। तो नॉर्मल यहाँ पे हो गया 80, तो ये आ गया यहाँ पे 60 न्यूटन। मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के अधिकतम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, 60 न्यूटन। तो बताओ क्या ये ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा। तो देखो आगे चलाने वाला फोर्स है 60, पीछे ऑलरेडी फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन, और फ्रिक्शन भी अधिकतम 60 लग सकता है। तो अगर पूरा फ्रिक्शन 60 लग जाएगा तो ये तो 90 हो जाएगा, और आगे तो 60 ही है। मतलब ये नहीं चलेगा, ये तो पता लग गया नहीं चलेगा। लेकिन फ्रिक्शन लगेगा कितना, क्या फ्रिक्शन पूरा 60 लग जाएगा क्या, नहीं। फ्रिक्शन उतना लगेगा जितने की जरूरत है। तो फ्रिक्शन लगेगा 30 न्यूटन। और कौन सा फ्रिक्शन हो गया, ये स्टैटिक हो गया, क्योंकि ब्लॉक नहीं चलेगा। देख लो, आई बात समझ में। तो फ्रिक्शन हो गया स्टैटिक, फ्रिक्शन लगेगा 30, क्योंकि 30 + 30 हो गए 60, और आगे भी कितना है 60। तो 60 ने 60 को बैलेंस कर दिया, तो फ्रिक्शन की बस इतने की जरूरत है। हाँ, अधिकतम फ्रिक्शन जो हमारे पास है लग सकता था वो है 60, पर लगाने की जरूरत ही नहीं है, 30 से काम हो गया। तो बेसिकली फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ऊपर लगेगा, स्टैटिक लगेगा और 30 लगेगा। आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का, फ्रिक्शन स्टैटिक 30 न्यूटन। बात करनी है कांटेक्ट फोर्स की, कि कांटेक्ट फोर्स कितना लगेगा। तो हम सभी जानते हैं, सेकंड क्वेश्चन, कि कांटेक्ट फोर्स का फॉर्मूला होता है √ऑफ नॉर्मल का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर। तो नॉर्मल यहाँ पे है 80, तो 80 का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन लग कितना रखा है भाई, फ्रिक्शन लग सकता है 60 पर, लग तो 30 रहा है। तो नॉर्मल में यहाँ पे 30 का स्क्वायर ही आएगा। तो ये हो गया कांटेक्ट फोर्स का। और थर्ड क्वेश्चन, एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। इस तरीके से तीनों का आंसर आ गया। कोई दिक्कत हो तो पूछो। देखिए तो ये क्वेश्चन है, डरना नहीं है। ब्लॉक का शेप चेंज कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो ब्लॉक ऐसा ही मान लो, लेकिन जो फोर्स लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल लग रहा है। ठीक है, मास m है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। आपको बताना है f की मिनिमम वैल्यू, ब्लॉक अप द इंक्लाइन, मूव द ब्लॉक अप द इंक्लाइन। तो ब्लॉक को हमें ऊपर चलाना है, उसके लिए f की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए ये आपको बताना है। करिए, चलिए चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे। बना लेते हैं एफबीडी। तो ये हो गया इंक्लाइन प्लेन, और उस पर हमने ये लगा दिया ब्लॉक।
ठीक है, चलिए तो ये रहा थीटा। हाँ जी, करें, करते हैं। तो इसको हमको कहाँ चलाना है, अप द इंक्लाइन, मतलब इसकी टेंडेंसी है मूव करने की, वो किधर है, ऊपर की तरफ है, मतलब ऊपर की साइड हम इसको चलाना चाहते हैं। खैर, कंपोनेंट करते हैं mg के और फोर्स के। तो mg का कंपोनेंट तो जैसे होते आ रहे हैं वैसे ही होंगे, ये हो जाएगा mg cos थीटा, नीचे वाला हो जाएगा mg sin थीटा। लेकिन यहाँ पे हमें फोर्स के भी कंपोनेंट करने पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ पे फोर्स भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो उसके भी कंपोनेंट करने पड़ेंगे अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर द इंक्लाइन। तो एक तो कंपोनेंट ऐसे आएगा अलोंग द इंक्लाइन और दूसरा आएगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो इसके लिए हमें थीटा निकालने पड़ेंगे। तो थीटा कितना होगा देखो, तो अगर ये थीटा है तो ये वाली लाइन हो गई, ये इसके पैरेलल हो गई, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी हो गया 30 डिग्री। फोर्स F है तो F का ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा F cos 30 डिग्री, यानी कि हो जाएगा F इंटू √3/2 और F साइंस 30 मतलब हो जाएगा F/2। ठीक है, ये कंपोनेंट हो गए। तो ये तो उन फोर्स के कंपोनेंट हो गए जो लग रहे हैं। अब हमें फ्रिक्शन देखना है, फ्रिक्शन किधर लगेगा। तो बताओ, इस ब्लॉक की मूव करने की टेंडेंसी किधर है, ऊपर की तरफ। कैसे पता लगा, क्वेश्चन में दे रखा है कि हम इस ब्लॉक को ऊपर मूव कराना चाहते हैं। तो बताओ फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए या फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे की तरफ, राइट। हाँ, नीचे मतलब ये mg sin थीटा की तरफ फ्रिक्शन को ऐसे लगना पड़ेगा। ठीक है, और कितना, वही फ्रिक्शन मैक्सिमम। तो अगर हम इसमें देखें तो कौन कौन से फोर्स इसको चलाना चाहते हैं, F इंटू √3/2 ये ऊपर की तरफ लग रहा है, ये इसको चलाना चाहता है क्योंकि ऊपर के चलने की बात हो रही है। बट ये जो mg sin थीटा है वो इसे बचाना चाहता है क्योंकि नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन भी इसे बचाना चाहता है। ठीक है भाई, पर ये जो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट है ये क्या करेगा। अच्छा, एंगल नहीं है, ओ। तो क्वेश्चन में मैं एंगल नहीं दे रखा है, हमको गलती से दिख गया था। तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो गया थीटा, और कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, ये वाला हो जाएगा F cos थीटा और ये वाला हो जाएगा F sin थीटा। ठीक है, ओके। तो जो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट है ये ब्लॉक को चलाना चाहता है, ये तो चलाने वाला फोर्स हो जाएगा। बचाने वाले कौन कौन से हैं, mg sin थीटा एंड द फ्रिक्शन। तो ठीक है भाई, हम इसको चलाना चाहते हैं तो ऑब्वियस है क्या कि जो चलाने वाले फोर्स हैं वो बड़े होने चाहिए। तो चलाने वाला फोर्स है यहाँ पे F cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मतलब अगर हम ब्लॉक को चलाना चाहते हैं तो जो F cos थीटा है, जो इसको चलाने के लिए उत्तरदायी है इस ब्लॉक को, वो उन दोनों को ओवरकम कर लेना चाहिए। किसको, mg sin थीटा को, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू जो होगी उसको ओवरकम कर लेगा तो चला लेगा। ठीक है, पर अब बात आती है कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू नॉर्मल। तो म्यू तो चलिए यहाँ पे म्यू ही है, वैसे म्यू एस होता है लेकिन यहाँ दोनों बराबर है। ओके, नॉर्मल कितना होगा, तो आप देखो इसमें आप एफबीडी बनाओ। तो नॉर्मल किधर लगेगा, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल। तो कॉन्टेक्ट सरफेस यहाँ पे जो है वो ये है, तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल इस तरह लगेगा। अब आप ऊपर की डायरेक्शन के फोर्सेस देखोगे तो कौन से हैं, नॉर्मल, और नीचे देखोगे तो कौन कौन से हैं, F sin थीटा प्लस mg cos थीटा। तो बेसिकली जो नॉर्मल की वैल्यू है वो आ गई mg cos थीटा प्लस F sin थीटा। इस तरीके से ये आ गई फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। और आपको फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को फॉर्मूले में रख देना, अपना हमारी इक्वेशन में रख देना है और F की वैल्यू निकाल लेनी है, बड़ा ही आसान है। तो हो जाएगा F cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा प्लस f sin थीटा। इसको यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, f की वैल्यू निकालेंगे।
कर सकते हो क्या, बताओ। तो कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ से एफ कितना आ रहा है, एफ आ रहा है आपका, एफ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो एफ की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई, ठीक है। पूरा क्वेश्चन एक साथ देखो और पूछो, कोई डाउट हो तो। कितना आसान है, सेम मेथड है सभी में। कंपोनेंट करो, फिर अगर चलाना है तो चलाने की इक्वेशन लिखो, रोकना है तो रोकने की इक्वेशन लिखो, ऊपर चलाना है तो नीचे फ्रिक्शन लगाओ, नीचे चलाना है तो ऊपर फ्रिक्शन लगाओ। तो एक सेमीस्फेयर हेमीस्फेयर है, एक कटोरे नुमा आकृति है, और यहाँ पे एक चींटी है, कटोरी की रेडियस आर है, इसकी सरफेस का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। अब ये जो चींटी है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ना स्टार्ट करती है, लेकिन आपने देखा होगा कि चींटी चढ़ती चढ़ते 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 एक लिमिट आती है, फिर वो फिसल जाती है, फिर वो चढ़ना स्टार्ट करती है, फिर वो फिसल जाती है, फिर वो चढ़ना स्टार्ट करती है, फिर वो फिसल जाती है। तो आपको पॉइंट बताना है कि जिसके ऊपर चींटी नहीं जा पाएगी, यहाँ पे आते आते वो बार बार फिसल जाएगी। जी, तो ये क्वेश्चन है, आपको थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जहां तक चींटी चढ़ सकती है। तो थीटा कैसे लेना है, थीटा यहाँ से लेना है। जैसे मान लो चींटी यहाँ तक चढ़ सकती है, तो ये आपको थीटा लेना है और इस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है। मान लो चींटी यहाँ तक चढ़ सकती है, ठीक है, करो। तो देखो कैसे करोगे, तो बहुत ही आसान होते हैं सवाल। तो ये आंट है, चींटी है, यहाँ पे इसका अपन को एफबीडी बनाना पड़ेगा चींटी का। तो चींटी का जब एफबीडी बनाएंगे तो एमजी किधर लगेगा, एमजी तो नीचे लगता है, तो नीचे लगेगा, है ना, ठीक है। और कौन सा फोर्स लगेगा, एक नॉर्मल लगेगा इस दिशा में, भाई चींटी जो है बॉल को धक्का मारेगी, इस दिशा में एक नॉर्मल लगेगा, इसी दिशा में लगता है नॉर्मल। अच्छा, कोई अगर गोलाकार चीज है, कोई वृत्त है या गोला है, उसमें नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है। देखो नॉर्मल क्या होता है, यहाँ पे अगर टेंजेंट डालेंगे तो उसके परपेंडिकुलर होगा ना, नॉर्मल वो सेंटर से पास होगा, इस तरीके से। और क्या लगेगा, अच्छा पहले कंपोनेंट कर लेते हैं इनके। चलो mg के कंपोनेंट करते हैं। तो mg का कंपोनेंट एक तो ऐसे होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ऐसे ये एक तो होगा mg का कंपोनेंट ये, और एक होगा इस तरीके से रेडियल डायरेक्शन में। एंगल देखोगे आप, तो ये वाला एंगल, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये संगत कोण थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg sin थीटा। अब जरा गौर से देखो कि इसकी फिसलने की टेंडेंसी किधर है, कौन फिसलाएगा इसको। जब चींटी ऊपर चढ़ रही होगी तो नीचे की साइड कौन सा फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा लग रहा है, जो इसको बार बार फिसला रहा है। लेकिन चींटी इतना ऊपर कैसे चढ़ गई, कौन बचा रहा है इसको, इसको फ्रिक्शन बचा रहा है। और फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इधर की साइड ऐसे लग रहा होगा फ्रिक्शन, ये ऐसे लग रहा होगा फ्रिक्शन। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे mg sin थीटा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे mg sin थीटा बढ़ता जा रहा है, तो इसको जो फिसलाने वाला है, चलाने वाला फोर्स है, फिसलाने वाला फोर्स है चींटी को, वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू तो फिक्स है, फिक्स मतलब लिमिटिंग वैल्यू उसकी फिक्स है, उसकी औकात फिक्स है, उससे ज्यादा वो नहीं लग सकता है ना। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ती जा रही है चींटी, वैसे वैसे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन तो कम होता जा रहा है और mg sin थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। मतलब इसको जो चलाने वाला फोर्स है, जो इसको चलाने वाला फोर्स है, फिसलाने वाला फोर्स है, वो तो बढ़ता जा रहा है, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो फिक्स है, कितनी,
म्यू इंटू एन, और नॉर्मल कितना है यहाँ पे mg cos थीटा। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी कम होती जा रही है, मतलब कुल मिला के इसकी फिसलने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। किसकी? चींटी की। तभी तो ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि चींटी ऊपर चढ़ती है चढ़ती है चढ़ती है चढ़ती है और एक मोमेंट पे जाके फिसल जाती है, फिर चढ़ती चढ़ती है, फिर एक मोमेंट जाके फिसल जाती है, उसके ऊपर जा ही नहीं पाती है। देखा है कोई भी कीड़ा होता है, कोई ऐसी सरफेस पे चढ़ता है तो चढ़ रहा है फिर फिसल जाता है। उसका कारण क्या है? यही है कि mg sin थीटा का जो कंपोनेंट है, मतलब mg का जो कंपोनेंट है वो बढ़ता जाता है, mg sin थीटा जो उसको फिसला देता है। खैर, तो हमें निकालना है कि चींटी कितनी चढ़ पाएगी। तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग गया मैक्सिमम, तो हमें क्या कर देना है? बस दोनों फोर्स बराबर कर देने हैं। mg sin थीटा बराबर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल है यहाँ पे mg cos थीटा, ये हो गया mg sin थीटा। तो आप यहाँ देखोगे tan थीटा बराबर आ गया म्यू, तो थीटा बराबर आ गया tan इनवर्स म्यू। देखो देखो आराम से और पूछो क्या पूछना है। सभी को समझ में आ गया? सिंपल है ना, कुछ भी नहीं है। चींटी चढ़ रही, हमने यहाँ एफबीडी बनाया तो इसको फिसलाने वाला फोर्स है mg sin थीटा, बचाने वाले फ्रिक्शन का मैक्सिमम। तो दोनों को बराबर कर दिया तो थीटा की वैल्यू आ गई। अब क्या कर सकता है कोई आपसे ऐसे उलझाने के लिए? आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ जमीन से कितनी हाइट ऊपर जाके चींटी फिसल जाती है। तो आपको हाइट निकालने बोल सकता है, ये वाली हाइट। ये तो मैथमेटिक्स है सिंपल। ये वाली हाइट निकालने बोल रहा है आपको कि बताओ ये वाली हाइट कितनी होगी। तो हम तो आराम से कर देंगे कि भाई थीटा में पता लग गया। ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, इसमें ये चीज तो रेडियस है। अरे रेडियस है ना ये वाली चीज। तो ये वाली कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। टोटल कितना है? टोटल आर। तो हमें जो हाइट निकालनी है वो कितनी हो जाएगी? आर माइनस आर कॉस थीटा। देख लो, देख लो ध्यान से। ये जो ट्रायंगल है, देखो दोबारा बताता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ देखो एक ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये चीज तो आर है, रेडियस हो गई सेंटर से दूरी। ये एंगल थीटा है, तो ये बेस कितना हो गया? आर कॉस थीटा। टोटल रेडियस आर हो गई, तो हमें तो ये वाला पार्ट चाहिए एच। तो एच बराबर हो गया आर माइनस आर कॉस थीटा, राइट। चलिए तो हम लिख देते हैं एच बराबर आर माइनस आर कॉस थीटा। तो हो गया आर 1 - कॉस थीटा, आंसर हो गया। अब आपको टेन थीटा पता है तो उससे कॉस थीटा हम निकाल सकते हैं। टेस्ट टेन थीटा पता है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा बताओ? कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो जाएगा 1 और हाइपोटेनियस हो जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर अंडर रूट। कॉस थीटा की वैल्यू वहां रखी, हाँ, तो h बराबर आ जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू रखती है आर 1 - 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इस तरीके से हाइट निकाल सकते हैं अपन। बताओ आ गया समझ? अच्छे से देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड रेशो m1 अपॉन m2 सच दैट सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। मतलब देखो यहाँ फ्रिक्शन लगा है, अगर यहाँ रफ सरफेस नहीं होती, केवल स्मूथ होती, एकदम स्मूथ, तो ये m2 क्या करता है? इस m1 को ऐसे खिसल के नीचे ले आता है और ये चलने लग जाते हैं, इनका एक्सेलरेशन आता है। पर हम चाहते हैं ये इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है भाई, इक्विलिब्रियम में तो रखना सबसे आसान होता है। इक्विलिब्रियम पूछ रहा है मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करना है? सिर्फ एफबीडी बनाना है, फोर्स बराबर कराने। तो हमने नीचे लगाया, कितना लगेगा? m2g। ऊपर कितना लगेगा? टेंशन T। यही टेंशन इसमें आगे लगेगा इस तरीके से T। और इस ब्लॉक को बचाने के लिए फ्रिक्शन को लगना पड़ेगा ऐसे, फ्रिक्शन मैक्सिमम। भाई हम चाहते हैं ना कि मतलब अधिक से अधिकतम कितना हो m1 अपॉन m2, मतलब m2 की वैल्यू अधिकतम से अधिकतम कितनी हो जाए। तो भाई m2 डिपेंड करेगा टेंशन, टेंशन बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन। तो अधिक से सॉरी अधिक से अधिक, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी टेंशन हम रख सकते हैं कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को बैलेंस कर जाए। उससे ज्यादा अगर टेंशन किया तो चलने लग जाएगा, m1 चलेगा तो m2 भी चलेगा, तो हमको तो रोक के रखना है।
राइट, बात समझ में आई। फोर्स बैलेंस कराते हैं, तो यहाँ पे जब फोर्स बैलेंस कराया तो मिला T बराबर फ्रिक्शन मैक्सिमम। अच्छा, नीचे क्या लगेगा इसमें? नीचे लगेगा m1g, ऊपर क्या लगेगा? ऊपर लगेगा नॉर्मल। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई? m1g। तो टेंशन बराबर आ गया म्यू इंटू नॉर्मल, यानी कि m1g, ये टेंशन आ गई। यहाँ से फोर्स बराबर की तो मिला T बराबर m2g। तो T की वैल्यू तो यहाँ से ले आए अपन, म्यू m1g बराबर m2g। तो g से g गया, m1 अपॉन m2 कितना मिल गया? 1 अपॉन म्यू। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल था, देख लो एक बार, कोई डाउट हो तो फिर भी पूछ लो। देखो, अगर आपको इसमें वो लगाने, ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन लगाने, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ उनको लगाऊं ताकि एकदम क्लियर रहे, है ना चीजें। तो देखो आप लगा सकते हो कैसे, जैसे आपसे पूछ ले कि m1 अपॉन m2 इतना ही होगा कि इससे ज्यादा हो सकता है कि इससे कम भी हो सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू अगर पूछ ले आपसे ढंग से। तो देखो आपको इक्विलिब्रियम में रखना है ना, तो इक्विलिब्रियम में कोई ब्लॉक कब रहता है? इक्विलिब्रियम में कब रहेगी चीजें? जब चलाने वाला फोर्स कम हो, बचाने वाला ज्यादा हो। जैसे यहाँ पे टेंशन शुड बी लेस देन और इक्वल टू, इक्विलिब्रियम के लिए लिख रहे हैं ना अपन, और इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे टेंशन कैसा है? टेंशन वो फोर्स है जो इसको खिसकाना चाहता है, फ्रिक्शन जो बचाना चाहता है। तो टेंशन शुड बी लेस देन और इक्वल टू फ्रिक्शन मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टेंशन शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू m1g। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बन गई कि टेंशन शुड बी लेस देन ग्रेट शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू 1 और दूसरी इक्वेशन क्या आ गई? T बराबर m2g। तो यहाँ पे हमने T की जगह डाल दिया m2g शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू m1g। जी से जी गया, ये हो गया। तो यहाँ से आया m1 अपॉन m2 शुड बी ग्रेटर देन 1 अपॉन म्यू। तो एग्जैक्ट आंसर, सबसे बढ़िया आंसर, मतलब इसमें कोई कमी नहीं। m1 अपॉन m2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। तो ऑप्शन हो सकता है कि ये भी दिया हो, भाई हो सकता है ना ऑप्शन दो दिए हो, ए दिया हो m1 अपॉन m2 शुड बी ग्रेट, नहीं, m1 अपॉन m2 बराबर 1 अपॉन म्यू, और बी ऑप्शन आपको दिया हो m1 अपॉन m2, और सी ऑप्शन आपको दिया हो और डी दिया हो नन ऑफ दीज, ऐसा कुछ। तो अगर ये सिंगल करेक्ट है, अगर ये सिंगल करेक्ट है तो सबसे परफेक्ट आंसर क्या है इसका? बी। अगर ये सिंगल करेक्ट आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस तो आप यहाँ पे ए और बी दोनों लगाओगे, इस तरीके से होता है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने कि एक चेन है, वो इस तरीके से टेबल से होती हुई और इस तरह से लटकी हुई है। एक्स ये पार्ट है जो इस तरह से लटका हुआ है। आपको बता, अच्छा, टोटल लेंथ चेन की कितनी है? एल, और टोटल मास है एम। आपको बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब चेन को हम कितने तक नीचे लटका सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, इसके बाद फिर ये चलने लग जाएगी। चलिए करते हैं हम सॉल्व इसे। तो बड़ा ही प्यारा सवाल है, देखो कि अगर एक्स लेंथ नीचे लटकी हुई है, टोटल लेंथ एल है, तो मतलब ये वाली लेंथ कितनी हो गई? चेन की वो लेंथ जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है वो हो गई एल माइनस एक्स। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है कि वो लेंथ चेन की जो टेबल के ऊपर है वो एल माइनस एक्स हो गई? अब जरा मास में जो लिख लेता हूं कि जो चेन यहाँ पे लटकी हुई है उसका मास कितना होगा? अगर टोटल मास m है तो जो चेन लटकी हुई है उसका मास होगा m अपॉन एल इंटू एक्स। और कैसे किया मैंने? यूनिटरी मेथड से, कि l लेंथ का मास है m, तो x लेंथ का मास होगा m अपॉन एल इंटू एक्स। अच्छा, वैसे ही जो चेन ये ऊपर पड़ी हुई है, जो चेन ऊपर पड़ी हुई है उसका मास कितना होगा? ये होगा m अपॉन एल इंटू एल माइनस एक्स। बोलो। बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या कि ऊपर जो चेन है, मतलब इतनी वाली चेन, ये चेन जो ऊपर है उसका मास तो हो गया ये m अपॉन एल इंटू एल माइनस एक्स, और जो चेन नीचे लटकी हुई है इतना पार्ट,
वो हो गया m/l इंटू एक्स। क्या ये बात क्लियर है क्या? अच्छा, अब बताओ, जो चेन का वो भाग जो इस पूरी चेन को फिसलाना चाहता है, वो ये लटका हुआ। जैसे कि हमने पिछले सवाल में देखा, पिछले सवाल में चेन नहीं थी, ब्लॉक था, लेकिन ब्लॉक का केवल ये वाला हिस्सा जो M2G लगा रहा है, वही तो पूरे सिस्टम के चलने के लिए जिम्मेदार होता है। बेचारा ये तो, इसका M1G, इसका मास तो इधर लग रहा है, जो नॉर्मल को बैलेंस करने में लगा हुआ है, इसके ग्रेविटेशन ने तो कुछ योगदान ही नहीं दिया। जो मास यूं लटका रहता है, उसी का mg चलाता है सिस्टम को। तो वैसा ही यहाँ हो रहा है। देखो, यानी कि जो चेन नीचे लटकी हुई है, इसका जो mg लगेगा, इसका जो भी मास है, उसका जो एजी है, वही इसको चलाएगा। तो ये ऊपर वाला क्या करेगा? ये तो फ्रिक्शन लगाएगा। देखो ऊपर वाले सवाल में, फिर से आपको ऊपर वाले सवाल पे लेके चलता हूँ। तो इसका जो मास था, उसने क्या योगदान दिया? फ्रिक्शन के फॉर्म में योगदान दिया। ये फ्रिक्शन इसी के मास की वजह से तो आया, राइट? चलिए, अब तो हो गया सवाल, अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। अब तो आपको क्या करना है, बस इतने पार्ट का नीचे mg लगाना है। तो इतना वाले पार्ट का मास हम m डैश ले लेते हैं, तो ये हो गया m डैश g, ठीक है। और इतने पार्ट का, ये जो है ऊपर, इसका लगेगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका नीचे कितना लगेगा? इसके मास को मान लेते हैं हम m डबल डैश, तो नीचे लगेगा m डबल डैश g, और इसको बैलेंस करेगा नॉर्मल। तो बेसिकली जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी? म्यू इंटू नॉर्मल, और यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगी m डबल डैश g। हम क्या चाहते हैं? इक्विलिब्रियम में। अगर इक्विलिब्रियम में से चाहते हैं, तो जो बचाने वाले फोर्स हैं, मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है, वो ज्यादा होना चाहिए। किससे? इसको चलाने वाले फोर्स से। चलाने वाला फोर्स कितना है? mg इसको घसीट के नीचे ले जाना चाहता है। बस हमको यहाँ यही लिख देना है, फ्रिक्शन मैक्सिमम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू m डैश g। फ्रिक्शन मैक्सिमम की वैल्यू है म्यू इंटू m डबल डैश g ग्रेटर देन m डैश g। m डबल डैश और m डैश की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उनकी वैल्यू यहाँ पुट करो, g से g कट गया, तो ये बना म्यू। m डबल डैश कितना था? m अपॉन l इंटू l माइनस एक्स, g शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू m डैश कितना था? m अपॉन l इंटू एक्स इंटू g। अब देखो, जो कट रहा है उसको काट दो। m अपॉन l से m अपॉन l गया, g से g गया। क्या निकालना है? x निकालना है। तो यहाँ से मिला में म्यू l माइनस म्यू एक्स, x, और ये इधर गया, x कॉमन आया, तो ये बन गया 1 प्लस म्यू म्यू एल। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा, x शुड बी ग्रेटर देन, x शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू। लेकिन हमें x की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो वो हो गया म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू। इस तरीके से देख लो, ये क्वेश्चन है। देखो कोई डाउट हो तो पूछो। देखो, तो एक क्वेश्चन है, इसमें एक कार्ट है जिसका मास m1 है, इसमें पहिए लगे हुए हैं, धरती पर चल रही है, फोर्स F लगाया जा रहा है। यहाँ पे एक ब्लॉक है m2, वैसे तो गिर जाए, अगर यहाँ पे कार्ट खड़ी रहे तो ब्लॉक m2 धड़ाम से नीचे, बट हमें फोर्स इतना लगाना है। अब मैक्सिमम तो हम कितना भी लगा सकते हैं, बहुत भयंकर लगा सकते हैं, तो ब्लॉक नहीं गिरेगा ये वाला, लेकिन मिनिमम से मिनिमम कितना लगाना पड़ेगा कि ब्लॉक m2 यहीं पर रहे, फिसले ना इस पे। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, डज नॉट स्लाइड ऑन कार्ट, तो फिसले नहीं है। मूव टूगेदर मतलब साथ साथ चले, जैसे ये चल रहा है वैसे उसके साथ साथ ये चले, मतलब साथ साथ चले तो मतलब फिसले नहीं। और डज नॉट मूव विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, मतलब कार्ट के रिस्पेक्ट में चले ना, मतलब कोई किसी के रिस्पेक्ट में कब नहीं चलता, जब दोनों सेम एक्सेलरेशन से और सेम वेलोसिटी से मूव करें, राइट। मतलब इसके पास कोई भी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी तो उसके रिस्पेक्ट में मूव करेगा, हम चाहते हैं कि ना करे। तो तीनों सवाल एक ही है, करो क्या आंसर आएगा। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हम एफबीडी बनाएंगे, एक तो कार्ट का, तो कार्ट के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा सा ये बॉक्स यूज कर लेता हूँ m1, और छोटा वाला ब्लॉक जो है मास m2 का। अब देखो, इस वाले कार्ट पर तो ये फोर्स लग रहा है इधर F, ठीक है भाई,
लगा दिया एफ आगे की तरफ। हाँ, नीचे ऊपर लग रहे हैं फोर्स, पर उनको मतलब की नहीं है, तो ठीक है भाई, इसमें m1g नीचे लग रहा होगा, धरती को धक्का मार रहा है, तो नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, राइट। ठीक है, बट हमें तो हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करनी है। किसमें? इसमें हॉरिजॉन्टल की, क्योंकि ये आगे की चल सकता है, और m2 में तो खैर दोनों तरफ की बात करेंगे, क्योंकि इसको हमने नीचे ऊपर फिसलने से ही बचाना है, और आगे तो ये चलेगा ही, क्योंकि ब्लॉक के साथ चल रहा है तो आगे तो चलेगा ही, राइट। तो हम तो पूरा ही एफबीडी बनाते हैं इसका। देखो, तो हमने m1 पे फोर्स लगाने स्टार्ट किए, तो m1 काट पे आगे की साइड लग रहा है F, हमें डायग्राम में दिया हुआ है। m1g तो नीचे लगेगा, ये धरती को धक्का मारेगी तो धरती इसको वापस धक्का मारेगी, ठीक है। अब m1 ने m2 को धक्का मारा है, तो m2 वापस धक्का मारेगा, तो एक नॉर्मल यहाँ भी लगेगा, इसको नाम देते हैं n2। n2 नॉर्मल है ना। चलिए, अब हम एफबीडी बनाते हैं m2 का। तो m2 पे एक फोर्स तो इधर से लगेगा n2, जो m1 इसको धक्का मारेगा, ठीक है। उसके अलावा नीचे लगेगा m2g, और हम चाहते हैं नीचे ना फिसले, और वैसे भी दिख रहा है आपको कि यहाँ पे तो फ्रिक्शन है, तो एक फ्रिक्शन लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, लेकिन एफबीडी में तो बना ही देते हैं, बाद में देखा जाएगा लगेगा कि नहीं लगेगा, बाकी लगाना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं लगा तो फिसल जाएगा, और हम चाहते हैं कि ये नहीं फिसले, राइट। ये फोर्स इस पे लगेंगे। अब मेरे को बताओ कि क्या त्वरण भी होगा? हाँ बिल्कुल, ये गाड़ी तो आगे चलेगी ना भाई, नीचे तो सरफेस स्मूथ ही है, फोर्स लग रहा है तो गाड़ी चलेगी, तो इसका एक्सलेशन आगे की तरफ ए होगा, और हम चाहते हैं कि दोनों साथ साथ चलें, मूव टुगेदर, तो इस वाले का एक्सलेशन भी, मतलब छोटे वाले ब्लॉक का भी एक्सलेशन आगे की साइड कितना होना पड़ेगा? ए होना पड़ेगा, राइट। ये इस तरीके से हमने एफबीडी बना ली, काम कर लिया आधा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमसे चाहता है कि जो ब्लॉक है वो फिसले ना, ब्लॉक शुड बी इन इक्विलिब्रियम। अब ब्लॉक किधर फिसल सकता है? नीचे फिसल सकता है। हम चाहते हैं कि ब्लॉक फिक्स लेना, तो ब्लॉक को फिसलने से बचा कौन रहा है? फ्रिक्शन बचा रहा है, बस काम हो गया। अगर ब्लॉक को फिसलने से फ्रिक्शन बचा रहा है, तो हम चाहते हैं कि जो बचाने वाला फोर्स हो उसकी जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू हो, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। मतलब यहाँ पे जो बचाने वाला फोर्स है फ्रिक्शन, और फिसलाने वाला फोर्स है mg। अगर फ्रिक्शन बड़ा हो गया mg से, तो ये ब्लॉक नहीं फिसलेगा, राइट। तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन mg, ठीक। लेकिन जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल क्या रखोगे यहाँ पे बताओ? नॉर्मल कितना रखोगे? तो n2 नॉर्मल लग रहा है इन दोनों सरफेसों के बीच में, तो नॉर्मल आएगा n2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। ये किधर लगाया हमने? वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में तो हम चाहते हैं कि एक्सेलरेशन ना हो, इक्विलिब्रियम हो वर्टिकल डायरेक्शन में, यही तो सवाल है। साथ साथ मूव करें, तो हॉरिजॉन्टल में तो कार्ट भी मूव कर रहा है तो ये भी मूव करे, बट वर्टिकल में ये मूव नहीं करना चाहिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए मैंने फोर्स बैलेंस करा दिए कि फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। अब हमें n2 निकालना है, तो n2 कैसे निकलेगा? n2 निकलेगा फोर्स की इक्वेशन से। हम आते हैं पहले ब्लॉक पे, तो एक्सेलरेशन आगे है, तो मैं लिखूंगा F नेट बराबर ma। तो F नेट कितना हो गया? F आगे लग रहा है इसलिए माइनस n2 बराबर मास कितना है इसमें? m1 इंटू a। तो यहां से n2 आ गया F माइनस m1। चलो इक्वेशन बना के रख लेते हैं, दोनों चीजें जरूरत पड़ेगी हमें, बेसिकली a भी निकालना पड़ेगा और n2 भी निकालना पड़ेगा। एक इक्वेशन तो ये बना ली मैंने, किससे? m1 वाले ब्लॉक से। अब m2 वाले ब्लॉक से इक्वेशन बनाऊंगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो देखो, आगे की डायरेक्शन में उसमें फोर्स कितना लग रहा है? n2, बस एक ही फोर्स है, तो m2 बराबर m2a। ये भी मैंने क्या लिखा है? F नेट बराबर ma। आप देखो इसको ध्यान से, आगे की साइड फोर्स कितना लग रहा है? n2 लग रहा है, तो n2 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से n2 कितना मिल गया हमें? m2a मिल गया, राइट। तो मुझे यहाँ से n2 बराबर क्या मिल गया? m2 इंटू a। अब मैंने n2 को यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। तो जब मैं n2 को यहाँ पुट करूंगा मैं, तो क्या बन जाएगा? म्यू m2a शुड बी ग्रेटर देन mg।
अच्छा यहाँ पे ये mg m2 आएगा ना, तो m2 से m2 गया, तो एक्सेलरेशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू g अपॉन म्यू, राइट। तो मतलब लिमिटिंग केस में a बराबर क्या आ गया, g अपॉन म्यू। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई। अब ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो अगर मैं इस इक्वेशन में डाल दूं और n2 की वैल्यू भी इस इक्वेशन में डाल दूं तो मुझे फोर्स मिल जाएगा। तो डाल देते हैं। तो F बराबर m1 इंटू एक्सेलरेशन हो गया g अपॉन म्यू प्लस n2, m2 हो गया m2 इंटू a और a हो गया g अपॉन म्यू। तो बेसिकली F बराबर कितना आ गया, इस तरीके से। तो ये तो दिख भी रहा है बेसिकली क्या लिखा हुआ है, F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। पूरे को सिस्टम मान लें, अगर हम काट को इसको सिस्टम मान लें तो आगे की साइड एक्सेलरेशन a है, तो F बराबर m टोटल इंटू a, वही तो है। तो मतलब मेन हमें क्या निकालना था, बस एक्सेलरेशन निकालना था। पूरे क्वेश्चन को एक साथ देखो, एक बार और समझ लेते हैं इसे, पहले देख लो एक बार। चलो देखो एक बार फिर से समझा देता हूँ। तो इसमें हमें क्या करना था, इसमें हमें करना था कि दोनों साथ साथ चलें। तो हमने अलग अलग एफबीडी बना लिया। पहले इस काट का बनाया, आगे लग रहा है फोर्स, ये इसको धक्का मार रहा है m2 को, तो m2 इसको धक्का मार रहा है, ये हो गया n2। ऊपर लग रहा है नॉर्मल और नीचे लग रहा है m1g। इसका एफबीडी बनाया, आगे लग रहा है n2, ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन, नीचे लग रहा है m2g। हम चाहते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में इसके पास कोई एक्सेलरेशन ना हो, मतलब ये इक्विलिब्रियम में हो। तो हमने फोर्स बैलेंस करा दिए। फोर्स बैलेंस करा दिए तो फ्रिक्शन मैक्सिमम हो गया म्यू n2। n2 की वैल्यू कैसे निकाली, तो इस पे एफ नेट बराबर ma करके n2 की वैल्यू निकाल दी, इससे एक्सेलरेशन आ गया g अपॉन म्यू। अब इसमें इक्वेशन बनाई x डायरेक्शन में, तो क्या बनी, f माइनस n2 बराबर m1a। n2 की वैल्यू यहाँ से डाल दी, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से डाल दी, तो नेट फोर्स निकल के आ गया कि अगर इतना, तो फाइनल क्या निकला कि अगर हम इतना फोर्स लगाएंगे तो ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, ब्लॉक m2 नीचे नहीं फिसलेगा। m1 ब्लॉक में भी फ्रिक्शन लगेगा, कैसे लगेगा, अगर m2 में ऊपर लग रहा है तो m1 में इस तरह से नीचे लगेगा, एक्शन रिएक्शन यहाँ लगेगा।